हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हरीश डाका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के MCQs करेंगे। वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग हर एक पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, इन्हीं में से कुछ न कुछ क्वेश्चन घूम फिर कर आते रहते हैं। तो आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs हैं उन्हीं पर ध्यान देंगे। तो इसी सीरीज में हमारा जो पहला प्रश्न है वो है ये कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, देखो यहाँ हमारे कुछ क्वेश्चंस और बन सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, देखो अगर एंडोक्राइन पूछता तो हमारा जो आंसर था वो था थायराइड ग्रंथि। क्या होता? थायराइड ग्रंथि। पर हमसे क्या पूछा गया है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यही अगर प्रश्न क्या होता अगर कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता? थायराइड ग्रंथि। अच्छा, अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन में कहीं भी त्वचा, स्किन मिलता, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता? स्किन, क्योंकि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है ये। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? यानी कि महिलाएं जो होती हैं वो किन किन हार्मोन्स का स्त्रावन करती हैं? तो ये देखो, महिलाओं के अंदर पाई जाती है ओवरी ग्लैंड। महिलाओं में क्या पाई जाती है? ओवरी ग्लैंड्स। और इन ओवरी ग्लैंड्स के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो होती है ग्रेफियन फॉलिकल, एक तो होती है ग्रेफियन फॉलिकल, और एक होती है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल नाम की सेल्स का ग्रुप होता है, ये सेक्रेट करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। वहीं अगर मैं बात करूं कार्पस ल्यूटियम की, तो ये सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। किस हार्मोन का स्त्रावन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। वहीं महिलाओं में एक पाई जाती है गर्भनाल, जो बच्चे और महिला को आपस में जोड़कर रखती थी, प्लेसेंटा भी कहते हैं अपने क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ये भी एक अस्थायी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करती हैं, और इसके द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है रिलैक्सिन हार्मोन। इसके द्वारा जो हार्मोन का स्रावन होता है कौन सा होता है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो हमारा यहाँ देखो, एस्ट्रोजन का स्रावन भी हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन का भी हो रहा है, रिलैक्सिन का भी हो रहा है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो गया? सभी कथन सत्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किससे होता है? देखो, अगर मैं बात करूं हमारे नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की, तो हमने नर्वस सिस्टम को कुल 3 भागों में बांट रखा है। एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल को हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक तो होता है हमारा ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क, और एक होती है स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। इस ब्रेन को आगे हमने फिर से 3 भागों में बांट रखा है। एक तो होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, और एक होता है हिंड ब्रेन। ये जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को हम फिर से 3 भागों में बांटते हैं। इनमें एक होता है सेरिब्रम, एक होता है थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस। ये जो सेरिब्रम है, ये हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट हिस्सा होता है, यानी कि हमारे पूरे ब्रेन का लगभग 2/3 यानी कि लगभग 66% एरिया कौन घेर कर रखता है? हमारा थैलेमस, हमारा सेरिबेलम, और सेरिब्रम कौन घेर कर रखता है? हमारा सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। इसी सेरिब्रम का काम होता है, या इसे ही कहते हैं ज्ञान का केंद्र, यानी कि ज्ञान से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी चीजें, उन सब पर कंट्रोल कौन रखता है? सेरिब्रम। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पे भी नियंत्रण कौन रखेगा? हमारा सेरिब्रम। मैं क्या सोच रहा हूँ, यानी कि मेरी जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं यानी कि वॉलेंट्री, उन सब पे कंट्रोल कौन करता है? हमारा सेरिब्रम। नेक्स्ट प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर का तापक्रम कहां से नियंत्रण होता है? देखो, अभी हमने बात की थी थैलेमस और हाइपोथैलेमस की। देखो,
थैलेमस तो देखती है एक्सटर्नल मामले, हमारे शरीर के जितने भी एक्सटर्नल मामले, एक्सटर्नल मतलब अगर हमें दर्द हो रहा है तो हमें दर्द का अनुभव कौन कराता है? थैलेमस। हमें ठंड लग रही है, ठंड का अनुभव कौन कराती है? थैलेमस। हमें गर्मी लग रही है, गर्मी का अनुभव कौन कराती है? थैलेमस। इसके अलावा हमारे शरीर के जो इंटरनल मामले होते हैं, यानी कि हमारे शरीर का टेम्परेचर, हमारी फीलिंग्स, भूख, प्यास, इन सब पे कंट्रोल कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर 3 सी। हमारा अगला प्रश्न है इस प्रकार कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो यहाँ देखो बच्चों, हमारे मुख में पाई जाती है स्लीवा ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां। हमारे मुख में क्या पाई जाती हैं? स्लीवा ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां, और इनकी संख्या होती है बच्चों 3। एक तो होती है पैरोटिड, एक होती है सबमैंडिबुलर, और एक होती है सबलिंगल। तो ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 3। और ये तीनों 2 प्रकार के एंजाइम का स्रावन करती हैं। एक तो होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम। तो हमारे यहाँ पे विकल्प नंबर सी क्या हो गया? हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो हमें पता है बच्चों, जो श्वसन की जो अभिक्रिया होती है, रेस्पिरेशन की, उसमें हमारा शरीर क्या करता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर हमारे शरीर को क्या देता है? एनर्जी। तो यहाँ हम किसका यूज कर रहे हैं? ग्लूकोज का। तो हमारा आंसर क्या आ गया? विकल्प नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? देखो, जो फोटोसिंथेसिस जो होती है, फोटोसिंथेसिस यानी कि इसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? जो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं? सनलाइट से। कैसे प्राप्त करते हैं बच्चों? ये देखो, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अभिक्रिया की क्रिया जल के साथ करवाई जाती है। साथ में हमारे पास सनलाइट होता है और इसी के साथ हमारे पास क्या होता है? क्लोरोफिल। जब ये सारी चीजें आपस में मिल जाती हैं तब जाके एक पादप के लिए क्या तैयार होता है? भोजन तैयार होता है, और साथ में वह क्या देता है? ऑक्सीजन। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर 4 डी। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली, यहां देखो बच्चों, अपना जो ब्रेन जो होता है, देखो ब्रेन अगर सबसे पहले अगर अपने बात करें तो ब्रेन 8 प्रकार की हड्डियों से घिरा रहता है जिन्हें क्रेनियल कहा जाता है, और इन हड्डियों के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे अपने मेनिंजेस झिल्ली कहते हैं, और ये मेनिंजेस झिल्ली खुद 3 प्रकार की झिल्लियों से मिलकर बनी होती है, जिनमें सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है वो होती है ड्यूरामीटर। उसके बाद जो मध्य की झिल्ली होती है वो होती है एर्केनोइड, और सबसे अंतिम जो झिल्ली होती है वो होती है पिया मेटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं सबसे बाहर की जो झिल्ली थी वो कौन सी थी बच्चों? ड्यूरामीटर। यानी कि विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कुछ इस प्रकार बच्चों कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का, तो मैंने अभी बताया था, सेंटर ऑफ नॉलेज, KNOWLEDGE, सेंटर ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान का केंद्र किसे कहते हैं बच्चों? ज्ञान का केंद्र कहा जाता है सेरेब्रम को। किसे कहा जाता है? सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क को। किसे कहते हैं बच्चों? अपने प्रमस्तिष्क को कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? प्रमस्तिष्क को कहा जाता है, यानी कि हमारा आंसर हो गया विकल्प नंबर 3 सी। हमारा अगला प्रश्न
कुछ इस प्रकार है बच्चों कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। यहाँ देखो बच्चों, हमारे शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं या पैनक्रियास ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय, यह जो अग्नाशय ग्रंथि है कुल 3 प्रकार के हार्मोन्स का स्त्रावन करती है। इसमें से एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बच्चों? इंसुलिन हार्मोन। इस इंसुलिन हार्मोन का काम होता है बच्चों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करना। क्या काम होता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, यानी कि जंतु अपना भोजन किस रूप में संचित करते हैं, सेव करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन कर रहा है ब्लड में? इंसुलिन हार्मोन, क्योंकि ये ब्लड में जो ग्लूकोज है उसे किस में चेंज कर देती है? ग्लाइकोजन में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। यहाँ देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं वायुमंडल एटमॉस्फेयर के अंदर N2 की मात्रा तो यह होती है 78%। अपने बात करें O2 की मात्रा तो यह होती है 21%, और जो CO2 होती है बच्चों यह होती है 0.03%। यानी कि विकल्प नंबर 4 हमारा क्या हो गया? सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग। देखो बच्चों, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग की बात करें तो वो होता है फेफड़ा। क्या होते हैं? लंग्स। फेफड़ा यानी कि लंग्स। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को यानी कि हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है बच्चों? हाइपरटेंशन। देखो बच्चों, होता क्या है, हमारा जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, उसकी रेंज होती है 120-80, यानी कि हाईएस्ट 120 तक जा सकता है और लोवेस्ट 80 तक जा सकता है। तो अगर 120 से ऊपर गया तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, और अगर 80 से नीचे गया तो उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। उसे क्या कहते हैं बच्चों? अपने हाइपोटेंशन। तो हमारा आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? देखो बच्चों, अलग अलग जीवों में उत्सर्जी पदार्थ यानी कि एक्सक्रीटरी मैटर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मनुष्य की, मानव की, ह्यूमन की, हम जो होते हैं बच्चों वो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। इसीलिए मानव को बोला जाता है यूरियोकोटोलिक। हम किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे ही कुछ जीव किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। वे जीव जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उनमें आते हैं पक्षी, यानी कि जो पक्षी होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का। तो इसी तरह अगर अपने बात करें, जो मछलियां जो होती हैं ये उत्सर्जन करती है अमोनिया का। मछलियां किसका उत्सर्जन करती है? अमोनिया का। हमारा अगला प्रश्न, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? देखो बच्चों, हार्मोन जो शब्द होता है, हार्मोन शब्द का मतलब होता है संदेशवाहक। हार्मोन शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? संदेशवाहक। और जो पहला खोजा गया हार्मोन था वो था सिक्रिटिन। पहला खोजा गया हार्मोन कौन सा था? सिक्रिटिन। और ये काम सबसे पहले किया था बोलस व स्टार्लिंग ने। तो हमारा आंसर क्या हो गया? विकल्प नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? बच्चों, आपने ग्रोगर जॉन मेंडल का तो नाम सुना ही होगा। इन्होंने अनुवांशिकता, जेनेटिक्स के नियम दिए थे। अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स, अनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक्स के नियम दिए थे। इन्होंने कुल 3 नियम दिए थे। उनमें से एक था प्रभाविता यानी कि डोमिनेंस का नियम, प्रभाविता का नियम, और एक नियम था हमारा पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इस नियम के अनुसार एक पादप की वृद्धि का दूसरे पादप की वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरा हमारा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये जो नियम थे बच्चों किसने दिए थे? मेंडल ने। तो हमारा आंसर क्या आ गया? विकल्प नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हमारा अगला प्रश्न क्या है बच्चों? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के जनक का नाम बताइए। यहां देखो बच्चों, बायोलॉजी को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं।
एक तो होता है बच्चों जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और एक होता है बच्चों वनस्पति विज्ञान, बोटनी, जिसे हम बोटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो बच्चों देखो, जीव विज्ञान जो शब्द है ये सबसे पहले दिया था अरस्तु ने। किसे दिया था, किसने दिया था बच्चों, अरस्तु ने। जबकि वनस्पति विज्ञान जो है ये दिया था थियोफ्रेस्टस ने। किसने दिया था बच्चों, थियोफ्रेस्टस ने। इसीलिए अरस्तु को तो बोला जाता है जीव विज्ञान का जनक, जबकि थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक। यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया, विकल्प नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम बताइए। तो बच्चों अभी अभी हमने बात की, थियोफ्रेस्टस जो है इनको क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक। हमारा अगला प्रश्न, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बच्चों फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का, माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, अगर मैं कवक की बात करूं तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं अपने, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है बच्चों, माइकोलॉजी। वहीं मैं विषाणु के अध्ययन की बात करूं तो वायरोलॉजी। तो यहां हमारा आंसर क्या आ गया, शैवाल, विकल्प नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी। बच्चों ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, पेपर में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, यहाँ हमने नंबर तो आपको कम दिखेंगे पर इन नंबरों के साथ हमने कई चैप्टर क्लियर किए, तो ध्यान से पढ़ना बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से, यानी कि झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि झाड़ियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहेंगे, तो बच्चों उसे कहेंगे हम डेंड्रोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फ्लावर्स जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। बच्चों जो पुष्प जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं, उनके अध्ययन को बोला जाता है एंथोलॉजी। अच्छा, एग्रिस्टोलॉजी। बच्चों एग्रिस्टोलॉजी जो होता है वो होता है घास का अध्ययन। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एग्रिस्टोलॉजी। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ घास, ग्रास, इसे क्या कहते हैं अपने, एग्रिस्टोलॉजी। यहाँ अपना आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर 3। अच्छा बच्चों हमारा अगला प्रश्न भी यही है कि एग्रिस्टोलॉजी के में किसका अध्ययन किया जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया घास का किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न पेडोलॉजी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बच्चों पेडोलॉजी अगर अपने बोले तो मिट्टी, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, मिट्टी, मिट्टी यानी कि भूमि। तो यहाँ हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो गया, भूमि का। तो किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों, भूमि का, यानी कि सोइल का, सोइल का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। यहाँ देखो बच्चों, सबसे पहले जीव विज्ञान के पिता कहा गए थे अरस्तु को, उसके बाद बच्चों आए थे के लीनियस, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे के लीनियस। इन्होंने जीवों को 2 भागों में बांटा था। इन्होंने जीवों को कितने भागों में बांटा था, 2। एक तो थे जंतु यानी कि एनिमल्स, और एक थे पादप। तो सबसे पहले जीवों को 2 भागों में बांटने वाले व्यक्ति कौन थे, कैरोलिनियस, कैरोलिनियस। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, यानी कि वर्गीकरण के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के पिता। तो इन्होंने दिया था 2 जगत सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं बच्चों, 2 जगत सिद्धांत। इसी तरह बच्चों इसके बाद आया था 5 जगत सिद्धांत। तो जो 5 जगत सिद्धांत था ये किसने दिया था, 5 जगत सिद्धांत दिया था बच्चों आर.सी. वेहीकेटर ने। ध्यान रखना बच्चों, लेटेस्ट तो हम आज पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, 5 जगत सिद्धांत। शुरुआत किसने की थी, लीनियस ने। इसीलिए लीनियस को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता या वर्गीकी का पिता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखो बच्चों, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न बच्चों मैं छोड़ता हूं आपके लिए, ये आपका हुआ होमवर्क। ये बच्चों आपका क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा
और इसका आंसर जो भी आपको मिले कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। यहाँ हमने एक नहीं, दो नहीं, कई 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। हमने हर एक चैप्टर का बेसिक देखा है। तो ये वीडियो है आपके सिलेक्शन के पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों। मुझे आपके सहयोग से ही नई एनर्जी मिलती है। आप जब वीडियो को लाइक करते हो तो मुझ में एक नई एनर्जी का संचार होता है और उसी एनर्जी से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस ला रहा हूँ। तो उम्मीद करता है आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम अगले वीडियो के अंदर जल्द ही मिलेंगे, इसी तरह एक अच्छा सा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए HD क्लासेस। धन्यवाद।